हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। तो यहाँ आज हेडिंग करिएगा, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर इसकी बात करी जाए तो इसके लिए जो हमारा मेन सबस्ट्रेट होना चाहिए, जो आपका मेन सबस्ट्रेट होगा यानी जो मेन रिएक्टेंट होगा जिससे रिएक्शन होना है, वो आपका हो सकता है एल्कीन एल्कीन और आपका हो सकता है वो एल्काइन एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, कुल मिला के अगर कहें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसको दो कैटेगरी में रखा गया, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड में आपके आते हैं एल्कीन और एल्काइन। इससे पहले जो हम वीडियो किए थे मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें हम इस बात को नहीं मेंशन किए थे कि वहां पे एल्काइन भी यूज होता है। तो आप जानते रहिए कि एल्केन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसके अलावा आपको एक चीज और इसमें पता होनी चाहिए कि अनसैचुरेटेड यानी एल्कीन और एल्काइन तो होना ही चाहिए, और उसकी कैटेगरी होनी चाहिए अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल देखिएगा यहाँ पे जैसे हम एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी होता है और यहां से कुछ इससे अटैच होता है। ठीक है, अगर एल्काइन की बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है और यहां से कुछ अटैच होता है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, यहां से आपका मतलब अगर मान लीजिए दोनों जगह यहां से एच जोड़ दिए, यहाँ पे एच और एच जोड़ दिए, तो इसको तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इसका सेम है। और अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक तरफ हम क्या लगा दें, CH3। अब देखिए इस तरफ इस कार्बन पे दोनों पे एच है और इस कार्बन पे क्या है, एक एच है और एक CH3 है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक मेथाइल ग्रुप, यानी ये दोनों सेम नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये रूल अप्लाई होने वाला है, चाहे मार्कोनिकॉफ हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, दोनों में आपको याद रखना है कि आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए यानी एल्कीन या एल्काइन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो आपका क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होने के अलावा यानी एल्कीन और एल्काइन होने के अलावा अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए, यानी उसके जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले कार्बन्स हैं वो दोनों कार्बन सेम नहीं होने चाहिए, दोनों कार्बन पे डिफरेंट टाइप की चीजें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मेथाइल ग्रुप हो गया, तो ये डिफरेंट हो गए, मतलब इस कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का है, इसका डिफरेंट टाइप का है, तो इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन के लिए हम यूज करते हैं किसका, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो कहाँ यूज होता है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि उसका जो मेन सबस्ट्रेट होगा जिससे रिएक्शन होना होगा वो आपका एल्कीन या एल्काइन होगा और अनसैचुरेटेड होगा, सॉरी अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब जिससे हम रिएक्ट कराएंगे वो होगा हमारा HX। HX क्या है, तो हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड तो आपका ना एंटी मार्कोनिकॉफ में लगेगा और ना मार्कोनिकॉफ, दो में से किसी में नहीं लगेगा। और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो HF है इसके बीच, जो H और F के बीच जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी उस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए इस HF का यूज ना मार्कोनिकॉफ में यूज करते हैं और ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ में। तो HF तो यूज होना ही नहीं है। बाकी बात करी जाए मार्कोनिकॉफ रूल्स की तो उसमें HI, HBr, HCl तीनों यूज हो सकते थे। लेकिन अगर बात करी जाए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, HBr का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, HBr के लिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए, इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है, HCl और HBr के लिए। अब क्यों नहीं है इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका मेन सबस्ट्रेट आपका एल्कीन या एल्काइन होगा। एल्कीन या एल्काइन आपका अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होने के अलावा जिससे वो रिएक्ट करेगा वो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। तब यहां पे आप जाके अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मतलब अब यहां पे देखिए एक चीज और, एल्कीन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन भी होना चाहिए,
इसके अलावा एक चीज और छूट रही है, और वो है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब वहां पे पेरोक्साइड हो। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, मेन सबस्ट्रेट आपका एल्कीन या एल्काइन होता है, अनसैचुरेटेड होता, सॉरी अनसिमेट्रिकल होता है, HBr से रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन में प्रेजेंस होती है किसकी, वो किसकी उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड में। इसीलिए इससे आप एंटी मार्कोनी ऑफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। एक नाम से और इसको जानते हैं, एक साइंटिस्ट थे खरास। ये खरास नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को देखा था, इस इफेक्ट के बारे में बताए थे, इसलिए इसे हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनी का रूल को आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि खरास ने इसके बारे में बताया सबसे पहले, इसलिए खरास इफेक्ट। चूंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, इसलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अब पेरोक्साइड क्या होते हैं, पेरोक्साइड का मतलब होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का क्या समझिए, अगर ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है तो हम उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। पेरोक्साइड कब होता है ऑक्सीजन, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, -1 हो, जब उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, -1 हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ये पेरोक्साइड, यहाँ पे आप कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हैं तो आपका जाके पेरोक्साइड तैयार हो जाएगा। उसके अलावा पेरोक्साइड की बात की जाए तो जैसे H2O2 भी हमारा पेरोक्साइड है, और हम पेरोक्साइड की बात करें तो एक हमारा बेंजोल पेरोक्साइड होता है। बेंजोल पेरोक्साइड की बात करी जाए तो उसका फार्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये जाके आपका हो गया C6H5। ये आपका होता है बेंजोल पेरोक्साइड। ये आपका होता है क्या, बेंजोल पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये बेंजोल पेरोक्साइड है, और ये भी पेरोक्साइड है, ये H2O2 भी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पेरोक्साइड हो, पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन में क्या होना चाहिए कि पेरोक्साइड, कोई एक पेरोक्साइड होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, और उसमें खास बात ये होनी चाहिए कि उसका मेन सबस्ट्रेट एल्कीन या एल्काइन होना चाहिए। एल्कीन और एल्काइन कैसा होना चाहिए आपका, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और जिससे वो रिएक्ट करेगा वो क्या होना चाहिए आपका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होना चाहिए। अगर इन तीन चीजों का अगर आपको कॉम्बिनेशन दिखता है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो एंटी मार्कोनी का रूल का। अगर किसी रिएक्शन में, ध्यान समझिएगा, अगर किसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए पेरोक्साइड है भी, और अगर वो HCl से रिएक्ट करा है तो आपको एंटी मार्कोनी का रूल वहां पे अप्लाई नहीं करना है। HBr के अलावा अगर HCl या HI दिखे तो भी आपको वहां पे एंटी मार्कोनी का नहीं लगाना है। ये तभी लगेगा जब सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन हो रहा हो, HBr से हो रहा हो। HBr के अलावा वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन हो, उसके अलावा प्रेजेंस किसका होना चाहिए, पेरोक्साइड का, कोई वहां पे एक पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम एक इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए अनसिमेट्रिकल की बात की जाए तो जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करा दें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। ऊपर एरो के हम लिख देते हैं पेरोक्साइड, मतलब ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखिएगा, अगर इसमें आपसे कहते हैं कि मार्कोनी का रूल लगाइए, अगर मान लो पेरोक्साइड को हम हटा ले, पेरोक्साइड यहाँ पे ना रहे, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी का लगेगा। देखिए यही तो बेसिक डिफरेंस है। मार्कोनी का में क्या होता है कि ये मार्कोनी का से इस रिएक्शन को कराया जा सकता है, फर्क बस ये होगा कि उसमें पेरोक्साइड नहीं होगा, और अगर पेरोक्साइड आ गया तो ये मार्कोनी का रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसी के लिए हम ये रूल बनाया है एंटी मार्कोनी का रूल। इसी के लिए कौन सा रूल आया है, एंटी मार्कोनी का रूल। अब देखिएगा, एंटी मार्कोनी का रूल से पहले हमें समझना होगा मार्कोनी का रूल क्या था। उस रूल का कहना था, अब देखिए HBr में H आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और Br होता है आपका निगेटिव वाला पार्ट। आपने मार्कोनी का रूल में पढ़ा था कि ये निगेटिव पार्ट, ध्यान समझिएगा, ये निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ये निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसके बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, जिसपे हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब ये आपका Br कहां जुड़ना चाहिए था, यहां जुड़ना चाहिए था, लेकिन
एंटी मार्कोनिकॉफ इसका जस्ट अपोजिट कहता है। उसका कहना है कि ये नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां जिस कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा अटैच होंगे। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा, नेगेटिव पार्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहां हमारा मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखिए CH3CH, ठीक है, फिर आपका ये CH2 हो जाएगा। अब यहां से आपको पता है कि ये बॉन्ड हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे जाके लग जाएगा आपका Br, ठीक है, और यहां पे जाके आपका क्या लग जाएगा EH, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच हुआ जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, जबकि मार्कोनिकॉफ में क्या होता था कि मार्कोनिकॉफ में वहां अटैच होता जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी Br यहां पर लगता और H यहां पे लगता। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में डिफरेंस। अब हम इस एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। तो देखिएगा उसका वो जो हमारा रिएक्शन होता था यानी किसमें, मार्कोनिकॉफ में, वो होता था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन का टाइप था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे जनरेट होते थे इलेक्ट्रोफाइल्स। और यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन में जनरेट होंगे फ्री रेडिकल, ध्यान समझिएगा, उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते थे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसको कहते थे। यहां पे हमारे जनरेट होंगे फ्री रेडिकल, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का होगा। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो पेरोक्साइड होता है, मान लीजिए कि हम पेरोक्साइड कौन ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, C6H5C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर C, फिर आपका C6H5, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये बेंजोइल पेरोक्साइड पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका जो ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं फ्री रेडिकल्स पे, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये बॉन्ड जब स्प्लिट करेगा तो टूटेगा, तो इस बॉन्ड के जो शेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पे वापस आ जाएंगे तो वहां जनरेट हो जाएगा एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां से देखिए अब ये बॉन्ड जब टूटा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे शेयर के, एक इस पे गया, एक इस पे गया, तो ये पार्ट भी आपका फ्री रेडिकल बन गया और ये भी पार्ट आपका क्या बन गया, फ्री रेडिकल। तो यहां से जनरेट हो गए 2 यूनिट, एक इधर से एक इधर से। कौन सी यूनिट बनी, C6H5C, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। तो यहां पे तैयार हो गए हमारे 2 यूनिट फ्री रेडिकल, ठीक है। सबसे पहले हमारा तैयार हुआ ये पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल, ध्यान समझिएगा। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब ये फ्री रेडिकल, एक चीज और आप समझ लीजिए, इस फ्री रेडिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। देखिए अगर ऐसा हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और अगर किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए, तो बताइए क्या ये एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी करेंगे तो यहां सिंगल से डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दिखने में कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। ये भी उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकता है अगर किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा फिर से होमोलिटिक क्लीवेज। एक चीज और, ये जो बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, इसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। और ये जो जनरेट होता है उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो यहां भी फिर से हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, फिर से यहां होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसी पे गया, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो ध्यान देखिएगा C6H5 का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और यहां से आप बताइए, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इसके पास है, तो ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। भाई डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा ना, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। और ये कितने होंगे, 2 यूनिट ये भी होगा, 2 यूनिट ये भी, क्योंकि ये 2 यूनिट का फ्री रेडिकल था। तो फ्री रेडिकल से ही फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्री रेडिकल था, यहाँ पे C6H5 का फ्री रेडिकल तैयार हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा HBr पे, C6H5 का फ्री रेडिकल अटैक करेगा
HBr पे। अब HBr पे अटैक करेगा तो HBr के बीच जो बॉन्ड होगा, यहां पे आप मान लीजिए कि बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है ये स्प्लिट कर गया, हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल तैयार और ब्रोमीन का भी फ्री रेडिकल तैयार। अब ये जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल होता है ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इससे जाके मिल जाएगा और ये बन जाएगा C6H6 यानी बेंजीन, और प्लस यहां पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, C6H5 के फ्री रेडिकल ने HBr पे अटैक किया, इसके बॉन्ड पे, इसका बॉन्ड क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। एक आपका H का फ्री रेडिकल, एक Br का फ्री रेडिकल, H के फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इससे जाके जुड़ गया, C6H6 यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा मेन सबस्ट्रेट पे। मेन सबस्ट्रेट हमारा क्या है, यहां पे देखिए मेन सबस्ट्रेट, इसी के लिए हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो मेन सबस्ट्रेट हमारा है CH3, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे CH और ये आपका CH2 पे अटैक कौन कर रहा है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो यहां पे ये बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। इसका एक बॉन्ड यहां पे लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका एक बॉन्ड टूटा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आया, तो यहां पे तैयार हुआ आपका, देखिए अब यहां पे जो बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आपका तैयार होगा CH3 CH, फ्री रेडिकल बना इसका, फिर CH2 इसका भी फ्री रेडिकल बना, ठीक है। अब यहां से देखिए ये Br का फ्री रेडिकल इससे भी अटैच हो सकता है, इससे भी, हम दोनों बना लेते हैं, CH3 CH का फ्री रेडिकल और यहां पे CH2 का फ्री रेडिकल। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रोमीन इस फ्री रेडिकल पे भी बैठ सकता है, इस पे भी बैठ सकता है, लेकिन किस पर जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, इस केस में मान लीजिए कि हम इसको हटा दीजिए, हम ब्रोमीन को यहां लगा दे रहे हैं, और इस केस में आप इसको हटा दीजिए, ब्रोमीन को हम यहां लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे समझाते हैं। यहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम कहां पर पहुंचे थे, देखिए हम यहां पर थे, CH3 CH CH2, एक ब्रोमीन हम यहां पे अटैच किए थे, ठीक है, और ये आपका जनरेट हुआ था फ्री रेडिकल। और एक केस हमारे पास ये था कि एक ब्रोमीन हम अटैच किए थे CH3 CH CH2 पे हम ब्रोमीन को जोड़े थे और ये हमारा फ्री रेडिकल था। हमारे पास दो ऑप्शन तैयार थे, हमें देखना था कि ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है कि ये वाला, ठीक है। तो समझिएगा, आपने पिछले लेक्चर में देखा था कार्बोकैटायन जनरेट हो रहे थे, कार्बोकैटायन में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। और सेम टू सेम वही बात यहां भी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री का फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है जो कार्बोकैटायन में था। रीजन भी वही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एक ही कार्बन है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। तो यहां से इस कार्बन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 लोग हैं, इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, अगर इसका आप नाम रखो तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है तो ये आपका है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पे देखिए ज्यादा कौन बनेगा, यहां पे ज्यादा वो बनेगा जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहां पर ये कितने पर है, ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल आपका कितना है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री का फ्री रेडिकल था और हमें पता है कि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जब मेजर प्रोडक्ट बन गया, अब ये किस पे अटैक करेगा, अब ये अटैक करेगा HBr की यूनिट पे। देखिएगा HBr की यूनिट पर अब ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा HBr पे। जब ये HBr की यूनिट पे रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा इसका होमोलिटिक
क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज होने से H का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल, अब H का फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इससे जाके जुड़ जाएगा, जहां पे फ्री रेडिकल है वहां पे कौन जुड़ जाएगा, अब हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2, देखिए एक हाइड्रोजन था, एक ये जुड़ गया CH2 बन गया, और यहाँ पे CH2 और ये जुड़ गया आपका Br, फॉर्मेशन हो गया इसका। और यहाँ पे आपका अलग हो गया Br का फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से एक नई यूनिट पे जाके अटैक करेगा। नई यूनिट की बात करी जाए तो नई यूनिट का मतलब ये है कि जो आप वो तो हम उसको मिटा चुके हैं, जो शुरू शुरू में हम लिए थे, यानी प्रोपीन, जो प्रोपीन लिए थे शुरू शुरू में, उस पे जाके अटैक कौन करेगा, Br का फ्री रेडिकल। ठीक है, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था मेन, तो वहां पे प्रोपीन पे जाके फिर से Br का फ्री रेडिकल अटैक करेगा, फिर से इस तरह से रिएक्शन वापस आएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में बना आपका ये मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। अब आप बताइए कि शुरू शुरू में हमने क्या कहा था, शुरू शुरू में हमने कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए कि जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट है ये कार्बन उस कार्बन से डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्या देखिए वही चीज हुई है यहाँ पे, ब्रोमीन निगेटिव पार्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड था शुरू शुरू में जो प्रोपीन लिए थे, यहाँ पे मतलब शुरू शुरू में ऐसा कुछ था ना, CH3 CH और ये आपका CH2, 2 2 4 3 4, ठीक है। तो शुरू शुरू में आप लिए थे ये प्रोपीन, हमने कहा था कि यहाँ पे HBr से जब रिएक्शन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ पैराक्साइड, तो हमने कहा था कि ब्रोमीन यानी निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके अटैच होगा डबल बॉन्ड के जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी यहां अटैच होना चाहिए था। तो बताइए क्या यहीं पर अटैच हुआ है, देखिए सेम केस है ना, यहीं पर अटैच तो किए हैं, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन थे वहीं पे अटैच किए हैं। हाइड्रोजन हमने कहा था यहां अटैच होगा, देखो यहीं पे हुआ, CH है, CH से क्या बन गया CH2। तो जो शुरू शुरू में कहे थे हम वही काम किया, मतलब आप एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में अगर यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, आप क्या यूज करेंगे, आप याद रखेंगे कि नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एंटी मार्कोनिकॉफ में। मार्कोनिकॉफ में आप क्या याद रखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। मार्कोनिकॉफ में ये रूल है कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन कि ऐसे कार्बन पे जाके जुड़ेगा आपका नेगेटिव पार्ट जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि डबल बॉन्ड्स के उस कार्बन से जाके आपका नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे ज्यादा थे तो यहाँ पे जुड़ा और ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए। अब हमें कुछ चीजें बची हैं जिन पे डिस्कस करना है, और वो चीजें हैं कि हम यहाँ HCl और HI का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए अगर हमने यहाँ HI का यूज किया तो जैसे यहाँ पे ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार हुआ है वैसे यहाँ पे आयोडीन का फ्री रेडिकल तैयार होता। यहाँ क्या, इससे पहले वाले स्टेप में ही वहीं पे रिएक्शन कंप्लीट रुक जाता। वहां पे क्या होता कि जो हमारा Br का फ्री रेडिकल तैयार हुआ था पीछे, या यहां भी ले सकते हैं लेकिन यहां तक रिएक्शन आएगा ही नहीं, तो मान लीजिए जो पीछे वाले रिएक्शन में Br जनरेट हुआ था वहां पे आपका I जनरेट होता, I का फ्री रेडिकल। अब आप पूरे रिएक्शन को एक एटम से एक मॉलिक्यूल या एटम से तो करवा नहीं रहे हो, उसमें तो कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी यहाँ पे आयोडीन के कई फ्री रेडिकल तैयार होंगे। आयोडीन की खास बात होती है कि इसके दो फ्री रेडिकल अगर इकट्ठा हुए तो ये क्या बना लेंगे, आयोडीन बना लेंगे। और जैसे ही I का फ्री रेडिकल आयोडीन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही आपका फ्री रेडिकल खत्म। और अगर फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगा, जब अटैक करने वाला ही नहीं रहेगा स्पीसीज पे, तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे फ्री रेडिकल रहेंगे ही नहीं, जो फ्री रेडिकल रहेंगे नहीं तो आपके जो शुरू में जैसे ये प्रोटीन था इस पे अटैक करेगा कौन, तो जब अटैक करने के लिए कोई स्पीसी बची ही नहीं तो रिएक्शन क्या आगे प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा, वही स्टेप पे रुक जाएगा। इसलिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज नहीं कर सकते। अब बचा है HCl। HCl की बात करी जाए तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसके बंध को तोड़ने के लिए जो उष्मा चाहिए वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब इसकी बंधन उष्मा जब ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज ही नहीं हो पाएगा, HCl का होमोलिटिक क्लीवेज हो ही नहीं पाएगा। अब जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा ही नहीं तो यहाँ पे Cl का फ्री रेडिकल ही नहीं तैयार होगा, और जब तक फ्री रेडिकल नहीं जनरेट होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं हो सकता, और इसलिए ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम HCl और HI का यूज
रिएक्शंस में नहीं करते, HCl का भी यूज नहीं करते और HI का भी नहीं करते, HF का तो कर ही नहीं सकते। वो तो ना मार्कोनी ऑफ में यूज होता है और ना ही एंटी मार्कोनिक ऑफ में यूज होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो HF का यूज कर नहीं सकते। मतलब आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में याद रखना है कि आप एल्कीन या एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेंगे मेन सबस्ट्रेट के तौर पे यानी रिएक्टेंट के तौर पे, जिससे रिएक्ट करवाएंगे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा और कुछ नहीं हो सकता। और अगर कुछ हुआ तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वहां पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और आपको तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी है कि ये रिएक्शन तभी होगा, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तभी फॉलो होगा, तभी लगेगा जब वहां पे पैराक्साइड हो, जब वहां पे पैराक्साइड हो। कंफर्म याद रखिए, जब वहां पे पैराक्साइड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पैराक्साइड ही एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग सकता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन था एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो लेक्चर में।